एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल जस्ट बाय विनीता मैम। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 का जो ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट है आपका, जो आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का चैप्टर है, संसाधन एवं विकास, वो आज सारा हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो मैं आपको बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगी, ठीक है। लेकिन जब कंटेंट होगा वो हिंदी में होगा, बट एक्सप्लेन करूँगी एज वेल एज इंग्लिश में, ठीक है। ये कंप्लीट आपका हेल्पफुल रहेगा जो बच्चे क्लास 10 में हुए हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी आपकी NCERT पढ़नी ज़रूरी होती है। आपको पता होगा, किसी भी टॉपर का आप इंटरव्यू देख लो, वो हर कोई आपको कहेगा कि NCERT इज़ मस्ट। आपको NCERT पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप अच्छे से क्या होगे, हर चीज़ों में अपनी पकड़ बना पाओगे और ईजिली तरीके से आप हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो सारा आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे एक वीडियो में कंप्लीट करने का। अगर वीडियो लॉन्ग हो जाएगी तो हम इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जो मृदा का जो लास्ट में आपका सोइल का पार्ट है उसको मैं अलग कर दूँगी और इसको अलग कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। एक एक वर्ड को मैं आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊँगी, प्लीज़ आप उनको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो ये आपका देखिएगा लेसन फर्स्ट, इसके अंदर में पढ़ना है रिसोर्सेज, जो आपके संसाधन है वो क्या होते हैं, और साथ ही साथ विकास जो डेवलपमेंट है उससे आप क्या समझते हो। तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट यानी कि संसाधन एवं विकास। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले आपके सामने है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती हैं और उसको जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य, सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वह एक संसाधन है। और हमारे पर्यावरण में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं। अब इसे कहने का मतलब क्या है, क्योंकि ऐसे ऐसे वर्डिंग एज इट इज़ वर्डिंग तो आपको मिल ही जाएगी अपनी बुक में, मैं आपको समझाऊंगी अच्छे से। तो देखिए, जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट क्या होता है, हमारे चारों ओर का जो माहौल है, ठीक है, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। जिस तरीके से हम चारों ओर से, पर्यावरण कहते हैं परि प्लस आवरण, चारों ओर से हम जिस वातावरण से घिरे हुए हैं उसे हम पर्यावरण कहते हैं। तो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जितनी भी वस्तुएं, जो भी वस्तु आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है, और जो हमारी आवश्यकताओं को, जो हमारी जितनी भी नीड है, उसको जितनी रिक्वायरमेंट है उनको कंप्लीट करती है, ठीक है। और किसके लिए, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, यानी जिनको हम रीयूज़ कर सकें, मॉडिफाई रूप से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, और आर्थिक रूप से संभाव्य है, यानी कि वो वस्तुएं जो हैं वो हो भी सकती है, संभावित है कि ऐसी हों, या फिर सांस्कृतिक रूप से वो अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है। वो एक संसाधन है, ठीक है। मैं बताती हूँ, जैसे मानव क्या एक संसाधन है, क्योंकि भौतिक रूप से, प्रकृति रूप से भी अवेलेबल है, ठीक है। प्रौद्योगिकी का भी ये यूज़ करता है, और संस्थाएं, यही जो मानव है, अगर इंसान है, जीवन है, तभी तो हम दूसरे जितनी भी चीज़ें उनको यूज़ कर सकते हैं। सोच के देखो, इस धरती के ऊपर कोई भी इंसान ना हो, ठीक है, जीव जंतु कोई ना हो, जितने भी संसाधन है, लाइक कोयला है आपका, पेट्रोलियम, जीवाश्म, सब ऐसे ही पड़ा रहेगा। कौन उसको यूज़ करेगा, यूज़ करने वाला भी तो कोई चाहिए ना, तभी तो वो एक चीज़ संसाधन में बनती है, संसाधन के रूप में बदलती है। कोई चीज़ ऐसे ही पड़ी है, लगा लो, आपने सुना होगा बहुत बार न्यूज़ में आता है कि यहाँ पर खुदाई करने पे हमें ये चीज़ या ये धातु, जो भी चीज़ हमें अवेलेबल हुई, तो जब इंसान की रिक्वायरमेंट है, वही तो क्या करता है, उन चीज़ों को यूज़ करता है, उनको खोदता है, निकालता है, फिर अपने योग्य उसको बनाता है, ठीक है। अगर इंसान ही नहीं होगा, उसको यूज़ ही नहीं करेगा, तो चीज़ ऐसे ही पड़ी रहेंगी, उसका कोई भी महत्व नहीं बचेगा। तो संसाधन तभी तो जो हमारी इच्छाएँ हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं, उनको जो पूरा करते हैं उसे हम संसाधन कहते हैं, जो भौतिकी रूप से भी हो, आपका सांस्कृतिक रूप से, प्रौद्योगिकी रूप से भी हो, ठीक है। अब इससे एक डायग्राम आपके सामने कि संसाधन देखिएगा 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जो आपको नेचुरल रूप से अवेलेबल हो जाते हैं, एक मानवीय, जो कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से अवेलेबल करवाए जाते हैं। तो एक हो गया आपका प्राकृतिक, दूसरा मानवीय। फिर प्राकृतिक में भी 2 तरह के होते हैं, नवीकरण और अनवीकरण, ठीक है। नवीकरण जिसे रिन्यू किया जा सके, ठीक है, और ये होता है रिन्यूएबल और होता है नॉन रिन्यूएबल। नवीकरण जिसे हम अपने हिसाब से ढाल सकें, जब हमें ज़रूरत हो उसको हम ले सकें। अनवीकरण जिसको हम नवीकरण यानी दोबारा से हम उसको रिन्यू ना कर पाएँ, ठीक है। अब इसमें भी 2 तरह के होते हैं, सतत अथवा प्रवाह, और एक होता है जैव। मेन आपको जैव ध्यान रखना है। जो जैव होता है जो आपका, वो होता है प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीव। और जैव यानी वहाँ जहाँ जीवन संभव है, तो वनस्पति आ जाएगी हमारी जी, ठीक है। जितने जैसे वन है आपके, पेड़ पौधे सारे, वन्य जीव जो इन वनों में, मतलब कि इस एनवायरनमेंट में रहने वाले जीव हैं, चाहे आपके पशु हैं, पक्षी हैं, वो सारे। अब अनवीकरण में आपके 2 तरह के आएंगे, पुनः चक्रीय, जिसे दोबारा हम चक्र चला के, यानी कि दोबारा हम कुछ थोड़ा सा वक्त दे के, कुछ समय तो लगेगा, लेकिन उसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, जैसे धातु है। अचक्रीय, जिनको हम चक्र चला के हम दोबारा यूज़ नहीं कर, जैसे हजारों करोड़ों साल लग जाते हैं जीवाश्म ईंधन बनने के लिए, ठीक है। ये सारा आपको ध्यान रखना है कि पढ़ा हमने संसाधन, प्राकृतिक, मानवीय। प्राकृतिक में 2 तरह के, नवीकरण, अनवीकरण। नवीकरण में क्या है आपका, मेन आप जैव याद रखेगा, जैव जो आपका प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव, ठीक है। अब अनवीकरण में 2 टाइप होते हैं आपके, पुनः चक्रीय, अचक्रीय। पुनः चक्रीय जैसे धातु है आपकी, अचक्रीय जैसे जीवाश्म है आपका, ठीक है। अब
मानव के बारे में पढ़ेंगे। मानव क्या करता है, अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो उनकी बेसिक जो डिमांड है उनको कंप्लीट करने के लिए, उनको पूरा फुलफिल करने के लिए कुछ ना कुछ करता ही रहता है, ठीक है। जो उसकी ज़रूरत की चीज़ है वो सारा प्रकृति से वो ले लेता है। तो संरचना एवं संस्थाएं इसमें आ जाएंगे, मात्रा एवं गुणवत्ता, क्योंकि क्वालिटी भी तो होनी चाहिए ना उस चीज़ की, ठीक है। तो ये सारा हमने देखा है। फटाफट से हम देखते हैं। ये ऐसे कह रहा है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध जितनी भी वस्तुएं हैं कि रूपांतरण प्रक्रिया, प्रकृति, प्रौद्योगिकी, संस्थाएं, उनके पारस्परिक क्रियात्मक संबंध, यानी हर चीज़ में एक संबंध जरूर होना चाहिए, उन सब के बीच में रिलेशन होगा तभी आगे वर्क चल पाएगा, ठीक है। मानव जो प्रौद्योगिकी तथा द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास गति को तेजी करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। अब ये मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कोयला है, ठीक है। कोयला हमें जो है नेचुरल रूप से जो आप क्या पृथ्वी पर मौजूद है उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। अब उसको डायरेक्ट थोड़ी यूज़ में ले लेते हैं, उसको मॉडिफाई करेंगे, अलग अलग फॉर्म में उसको यूज़ करेंगे। तो प्रौद्योगिकी यानी कि हमें इंडस्ट्रीज़ भी तो चाहिए होंगी उसको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढालने के लिए। तो लेकिन मेन जो बेस है वो तो हमारा नेचर है। अगर नेचर ही नहीं होगा, वो चीज़ अवेलेबल ही नहीं होगी, तो वो सारा जो इंडस्ट्रियल सिस्टम वो सब बेकार जाएगा। तो इसे कहने का मतलब यही है कि जो भी हम नेचर से, प्रकृति से प्राप्त करते हैं, साथ साथ प्रौद्योगिकी भी चाहिए, उसको हमें मॉडिफाई करने के लिए भी एक मेथड चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और अब इससे आगे देखेगा कि कुछ आधार हैं, उनके बेस पर इसको कैटेगराइज कर रखा है। तो वो सारे आधार हम जानते हैं। जैसे पहला है आपके सामने उत्पत्ति के आधार पर, ओरिजिन, बेस्ड ऑन ओरिजिन, आपका जैव और अजैव, जैसे बायोटिक और अबायोटिक हम कहते हैं। जैव जिसमें जीवन संभव हो, अजैव जिसमें जीवन संभव ना हो। समापत्या के आधार पर है, जो चीज़ समाप्ति के कगार पर है, लाइक नवीकरणीय और अनवीकरण। नवीकरण जिसे हम रिन्यू कर सके हैं, और अनवीकरण नॉन रिन्यू, जिसे हम दोबारा से मतलब रिन्यू करके उस चक्र को चलाकर उस साइकिल की हेल्प से हम उसको दोबारा रिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है। स्वामित्व के आधार पर, अब स्वामित्व होता है लाइक किस किस बेस पर, 3 बेस होते हैं। तो व्यक्तिगत यानी कि जो पर्सन है, सामुदायिक जो सोशली रूप से, एक राष्ट्रीय, नेशनल और इंटरनेशनल, ठीक है। इन सब आधार पर किस किस तरीके जो संसाधन है उसका वितरण किया गया है। अब इससे आगे विकास के स्तर के आधार पर कितना जो डेवलपमेंट में है वो हो चुका है, संभावी, विकसित और संचित। संभावी बताओ जो संभावना है कि यहाँ संसाधन मिल सकते हैं, विकसित जो ऑलरेडी हम डेवलपमेंट कर चुके हैं, और संचित यानी कि जिनको हमें स्टोर करके अभी हमने रख रखा है, ठीक है। और सब वर्ड का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम देखते हैं। अब इस आगे संसाधन के प्रकार जो मैंने बताए थे वो फटाफट से मैं आपको समझा, थोड़ा सा स्क्रीन छोटा कर लूँ मैं। देखिएगा, संसाधन में सबसे पहले पढ़ेंगे हम ओरिजिन, बेस्ड ऑन ओरिजिन, यानी उत्पत्ति के आधार पर। फर्स्ट आपका जैव है, अजैव। अब जैव के बारे में हम रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं। समझ में तो आपको आ गया होगा कि जहाँ जीवन संभव है, जैव जैसे जीवन, ठीक है। इन संसाधनों की जो प्राप्ति है जीव मंडल से होती है। इसमें जीवन व्याप्त है, अर्थात जो है जीवन है इसमें, जैसे मनुष्य भी इसमें आ जाएगा, वनस्पति है, आपके पेड़ पौधे हैं, प्राणी हैं, मत्स्य यानी कि जो मछली पालन करते हैं, पशुधन जो पशुओं का पालन करते हैं, ये सारा आपका जैव में आ जाएगा। अजैव में क्या होता है आपका, वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तु होते हैं, इसमें सजीव आएंगे, इसमें निर्जीव आएंगे, जो ठीक है। जैसे अजैव जैसे चट्टाने हैं, धातुएं निर्जीव होती हैं, इनमें सांस नहीं होता, ये जीवन नहीं होता, ठीक है। तो अजैव में हो जाएगा आपका चट्टाने, धातुएं, और जैव में हो जाएगा वनस्पति जात, प्राणी जात, ठीक है। अब समापत्या के आधार पर 2 तरीके के होते हैं, नवीकरण और अनवीकरण। ये मैंने समझाया था, अब आपको फटाफट रीड आउट को मैं करती हूँ। वे संसाधन जिन्हें भौतिक यानी फिजिकल, आपका केमिकल और जितने भी आपके यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकरण, दोबारा से हम उसको उत्पन्न कर सकते हैं, उसे नवीकरण योग्य बना सकते हैं, यानी पुनः प्राप्ति, अगेन हम क्या कर सकते हैं, उसको यूजेबल बना सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा है, आपकी पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, वन्य जीवन है। इन सभी संसाधनों को सतत एवं प्रवाह संसाधन में विभाजित किया गया है, ठीक है। अब अनवीकरण क्या हो जाएंगे, इन संसाधनों का विकास जो है एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, यानी इनको खुद को बहुत टाइम चाहिए उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। हम फटाफट से इनको रिन्यू नहीं कर सकते। जैसे खनिज है, जीवाश्म ईंधन है, इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। इनको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। अब लगा लो हमारे इंडिया में कोयला खत्म हो गया और बाहर से हमें कहीं बहुत महंगे रेट पर मिल रहा है, क्या हम इसको कुछ सालों के अंदर, 1-2 साल के अंदर क्या कोयला बना सकते हैं? नहीं बना सकते। इसको लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं बनाने के लिए। तो उसे अनवीकरण का, लेकिन सौर ऊर्जा की हमें अर्जेंट में जरूरत पड़ेगी, तो हाँ हम कुछ दिनों के अंदर सौर ऊर्जा को बना सकते हैं, तो वो नवीकरण हो जाएगा, ठीक है। इसमें से कुछ संसाधन है जो जैसे धातुएं हैं, पुनः चक्रीय हैं, यानी इनको दोबारा रिसाइकल करके हम इसको यूज़ में ला सकते हैं। कुछ संसाधन ऐसे जो एक्सेप्शन होता है आपका, लेकिन कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल्स हैं आपके, वो अचक्रीय, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल होते क्या है, फॉसिल फ्यूल जो आपके होते हैं, जो पेड़ पौधे हैं, आपके कंकाल तंत्र हैं, जो जीवों के जो अवशेष है, उन सब से क्या होता है, उनसे बायोडिग्रेडेबल होकर फिर वो चीज़ बनती है आपके, उसे फॉसिल फ्यूल कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। वे एक बार में प्रयोग के साथ खत्म हो जाते हैं, इनको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, अपने आप से बनते हैं, हमारे बनाने से नहीं बनते, ठीक है। अब अगर स्वामित्व के आधार पर देखिएगा 3 तरह के बताते हैं। व्यक्तिगत है आपका, सामुदायिक है आपका, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय है। व्यक्तिगत यानी निजी, व्यक्ति यानी किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के उस पर उसका अधिकार है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पर्सनल, कोई भी आपका संसाधन है वो।
तो संसाधन जो है निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से जो किसान होते हैं उनके पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, यानी किसानों के पास खुद की भूमि होती है, जिसके बदले में सरकार को लगान चुकाता है, टैक्सेस वो देते हैं। गाँव में बहुत से जो लोग हैं भूमि के स्वामी होते हैं। भूमि के स्वामी यानी कि उनकी खुद की वो भूमि होती है, यानी लैंड लोनर वही होते हैं। और बहुत से भूमिहीन होते हैं। कुछ किसानों के पास अपनी खुद की भूमि होती है, कुछ के पास अपनी भूमि नहीं होती, तो वो भूमिहीन हो जाएंगे। शहरों में जैसे लोग भूखंड यानी भूमि का जो टुकड़ा है वो घर है, न जायदाद के मालिक होता है, किसी को पता ना, वो किले वगैरह होते हैं, जमीन होती है, जायदाद होती है, ठीक है, ये सारा वहाँ पर वो बाग, चारागाह, तालाब, कुओं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व कुछ उदाहरण है। लगा लो कि ये जमीन उसे खुद की है। यहाँ पर क्या है आपका कोई क्या हो गया, जस्ट वेट, हाँ ठीक है, तो वो खुद उसके क्या हो जाएंगे, मालिक हो जाए, लेकिन उस पर उनका खुद का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके व्यक्तिगत, जिसपे एक इंसान का खुद का अधिकार हो। अब इससे कि सामुदायिक यानी पूरे समाज का, यानी वे संसाधन हैं तो सोशली रूप से समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। जैसे गाँव की शामिलात भूमि, कुछ भूमि है जो गाँव के अंडर में है, जैसे चारण भूमि जहाँ पे पशु चला जाता है, शमशान भूमि थोड़ी ही इंसान यूज़ कर सकता नहीं। गाँव में जिसके भी घर पर डेथ होते हैं वो जाकर शमशान भूमि में जाएगा, पूरा समुदाय उसको यूज़ कर रहा है। ठीक है, एंड तालाब है आपका, ये सब पूरा गाँव ही तो यूज़ कर रहा है, तो इसे सामुदायिक कह देंगे हम। जैसे कि खेलने के मैदान है, वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध है, सामुदायिक कहते हैं। ठीक है, सोशली रूप से जो सबके लिए अवेलेबल हो, पब्लिक के लिए, उसे हम कहेंगे सामुदायिक। अब इसे कि राष्ट्रीय संसाधन कौन से हो जाएंगे, जो नेशनल सबके लिए पूरे राष्ट्र को समर्पित हैं। जैसे कि तकनीकी तौर पर टेक्निकल बेस्ड आप देखा जाए देश में पाए जाने सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। कैसे, देश की सरकार को कानूनी अधिकार है, यानी उनके पास क्या है, आपका लीगल राइट है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी, यानी किसी के एक इंसान की जो जमीन उसके हक में, जमीन नहीं लेकिन कोई भी संसाधन है जो व्यक्तिगत है, उसको आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकते हैं। जैसे आपको पता है, जैसे कोई पुल बना रहे, एग्जाम्पल कोई पुल बना रहे हैं, यहाँ जो पुल के नीचे जो जमीन है ना, किसी किसान के अंडर में आते हैं, तो सरकार को ये हक है, उसका स्वामित्व है, वो क्या कर सकते हो, व्यक्तिगत आधार पर उस जमीन को लेकर पूरे पब्लिक रूप से उसको अवेलेबल करवा सकते हैं, कुछ पैसे देकर, मतलब जितने पैसे उसके बनते हैं ऐसे खरीद सकते हैं उसको। तो आपने देखा होगा सड़कें, नहरें, रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी होती हैं। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया कि वो भूमि अधिग्रहण कर सकते हैं। सारे खनिज पदार्थ हैं, जल संसाधन है, वन्य जीव, राजनीतिक सीमाओं के अंदर, राजनीतिक सीमा के जितनी भी भूमि है, कितनी आपकी 12 समुद्री मील, जैसे कि आपको लगा लो ये आपका क्या है, कोस्ट है आपका, ये कोस्टल लाइन मैंने बना दी आपके इंडिया की, जो दक्षिणतम भारत है आपका, साउथ इंडिया की। अब यहाँ पर आपका क्या, आपको पता है अरेबियन सी है, इस तरफ क्या आपका बंगाल की बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पर कितने समुद्र पर अपना अधिकार होता है, 12 नॉटिकल मील जिसे हम कहते हैं। ठीक है, 22 पॉइंट, इसे वैसे तो बोलते हैं 12 समुद्री मील, लेकिन नॉर्मली बोला जाए तो 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय यानी भूभागीय समुद्री, इसमें पाए जाने संसाधन जो है राष्ट्र का खुद का, जैसे भारत है तो यहाँ के 12 नॉटिकल मील, यहाँ से कंप्लीट 12 नॉटिकल मील तक भारत का खुद का अधिकार है। ठीक है, उसके आगे जितना भी समुद्र बच गया वो सारा इंटरनेशनल लाइन चला गया, यानी कि उनसे हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन बन गया वो। आपके सामने ये नेक्स्ट इंटरनेशनल आपका रिसोर्सेज, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती है जो संसाधनों को नियंत्रित करती है। तटरेखा से 200 समुद्री मील तक दूरी, उसके दूरी पर से परे, उससे 200 समुद्र मील से आगे खुले महासागर संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता, क्योंकि जितने भी देश हैं वो सब अपने 12 नॉटिकल मील तक के उसका अधिकार होता है समुद्र पर, लेकिन आगे जितने बच गए वो सारा का सारा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के पास जाता है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना कोई भी उपयोग नहीं कर सकता। ठीक है, ये सारी बात आपको याद रखनी है। अब इसे आगे देखिएगा, जैसे आपके सामने विकास के स्तर के डेवलपमेंट, बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, आपका संभावी संसाधन होते हैं, जो संभव है कि पॉसिबिलिटी है कि वहाँ ये संसाधन हो सकते हैं, बट अभी उन पर इतना ध्यान देकर उसको एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया। यानी यह वे संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इसका उपयोग नहीं किया गया है अभी तक। हमें लगता है कि वहाँ हो सकता है लेकिन हमने अभी तक यूज़ नहीं किया है। तो उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिम भाग है आपका, ये वाला पश्चिम भाग, हालांकि यहाँ पे आपका राजस्थान है, गुजरात है, पवन और सौर ऊर्जा संस्थाओं की अपार संभावना है, परंतु उसका ढंग से अभी विकास यानी उतने अच्छे तरीके से वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि वो इन चीज़ों को क्या कर सके, यूज़ कर सके। लेकिन संभावना है कि वहाँ अगर ऐसा होगा तो बहुत अच्छे संसाधन हमें मिलेंगे। ठीक है, अब इससे आगे विकसित संसाधन जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, यानी वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण यानी कि हमने इवेल्युएट किया था उसको, जिनके उपयोग की जो गुणवत्ता, जो उनकी क्वालिटी है या जो उनकी क्वांटिटी है वो निर्धारित कर दी जा चुकी है, उसे विकसित संसाधन कहते हैं। तो संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है, यानी कि उनको ऑलरेडी डेवलप्ड किया जा चुका है, यानी बेस्ड ऑन क्वांटिटी एंड क्वालिटी। अब इसे आगे भंडार यानी कितना हम उसको स्टोर कर सकते हैं, कितनी स्टोरेज में उनकी वैल्यू है कि उसको हम स्टोर कर सकते हैं, वो जानेगा। कि पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में पहुंच से बाहर हैं। हमें ये पता है कि इस जगह पर क्या है, नीचे बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम है, लेकिन उतनी प्रौद्योगिकी हमारी विकसित नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना विकसित नहीं हुआ है कि उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकें।
समझिए बात को, ठीक है। तो वो क्या है, वो ऑलरेडी नीचे ही पड़ा है, तो भंडार ही है वो भी। हमें पता है कि यहाँ पे वो चीज़ है लेकिन हम उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते, तो आपका भंडार ही हो जाएगा। दोबारा से देखिएगा कि परंतु उपयुक्त तो है लेकिन प्रौद्योगिकी के अभाव में हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो भंडार में शामिल हो जाएगा। यानी कि जब इमरजेंसी पड़ेगी तो क्या होगा, दूसरे देशों की सहायता से हम उन इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए जल 2 गैसें हैं आपकी, जल में 2 गैसें होती हैं, आपको पता है हाइड्रोजन H2O होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, आपका ऑक्सीजन होता है, मुख्य स्रोत बन जाता है। परंतु इस उद्देश्य से उसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास इतनी तकनीकी ज्ञान नहीं है कि जल से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके हम यूज़ कर सकें। अब इससे आगे संचित कोष क्या होता है, देखिएगा, यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है, यानी एक्चुअल में जो स्टोरेज है इसी का ही एक हिस्सा है, इसी का एक पार्ट है, जिसमें उपलब्ध जो आपके तकनीकी ज्ञान की सहायता में प्रयोग में लाए जा सकते हैं, यानी कि तकनीकी ज्ञान का यूज़ करके हम प्रयोग करके इसको यूज़ में ला सकते हैं, परंतु इसका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। यानी हम ऐसा सोच रहे हैं जो भंडार है ना आपका, इसमें सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, लेकिन अभी आपको पता है कि यहाँ पे ये चीज़ है लेकिन हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, तो क्या पता कल को हम तकनीकी का यूज़ करके उसको हम उपयोग में ले आएँ, तो संचित कोष के अंदर आ जाएगा, ठीक है। संचित कोष, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, जैसे आपके पास गुल्लक है, गुल्लक आप यूज़ करते होगे, ठीक है, उसके अंदर क्या करते हो आप सारे पैसे डालते हो, जैसे आपने लकड़ी का सॉलिड गुल्लक बना लिया, उसके अंदर पैसे डाल दिए, लेकिन निकलने का क्या है, उसको हम बार बार तोड़ रहे हैं, हमें उसकी जरूरत पड़ गई, हम तोड़े जा रहे, लेकिन हमें एक्चुअल में इतना ज्ञान नहीं है कि उसको किस तरीके से हम उस गुल्लक को तोड़कर पैसे बाहर निकालें, ठीक है। जैसे लगा लो बिल्कुल सॉलिड है, वो टूट ही नहीं रहा हमसे, लेकिन जब कल को हमारे पास तकनीक आएगी तो क्या पता उस तकनीक का यूज़ करके हम उस गुल्लक को तोड़ के हम पैसे निकाल लें। हमारे पास भंडार तो है, पैसे तो हैं, लेकिन हमें से तोड़ने का, गुल्लक को तोड़ने का, उनसे पैसे निकालने का, एक्सट्रैक्ट करने का हमारे पास साधन नहीं है। क्या पता कल को ऐसी तकनीक विकसित हो जाए कि इतने सॉलिड गुल्लक को हम इसी तरीके से तोड़ पाएँ और वो सारा जितना भी संसाधन है उसको हम यूज़ कर पाएँ। तो समझ में आ गई बात की, यानी कि हमारे पास वो चीज़ है तो वो तो भंडार में होगी, उसको हम यूज़ नहीं कर पा रहे। क्या पता कल को हम यूज़ कर पाएँ किसी तकनीकी मदद से, तो वो क्या जगह पे संचित कोष में हो जाएगी, ठीक है। जब आपके पास कुछ बेस ही नहीं होएगा तो भंडार संचित कोष कहाँ जाएंगे, कम से कम बेस तो है हमारे पास, कल को हम उसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो परंतु ये मैंने आपको करवा दिया, जैसे नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही किया जाता है, यानी लिमिटेड रिसोर्स हैं इसके। इस प्रकार से बांध, जैसे हम पता होगा नदियों पर क्या होता है, बांध डैम बना दिए जाते हैं, वो नदी संचित कोष हैं जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है, यानी अभी उसका यूज़ नहीं, लेकिन भविष्य में इन फ्यूचर हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे आगे देखिएगा, इससे आगे संसाधनों का विकास किस तरीके से हुआ है, तो जानेगा कि संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे लगा लो हम मनुष्य हैं, हमारे पास संसाधन ही नहीं है, ऐसे संसाधन जो मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा करते वही नहीं है, तो हमारा इस पृथ्वी पर जीने का मतलब ही क्या रह जाए, क्योंकि हमें अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है, तो हमारी डिमांड्स हैं, तो उनको फुलफिल करने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिएगा, तो वो संसाधन होते हैं। किस तरीके से वो मनुष्य के कंप्लीट एक इंसान को मतलब कि डेवलप करने के लिए अपना रोल अदा करते हैं, वो सारा हम जानते हैं। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता यानी उसको क्वालिटी बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति के दिन सबको पता है कि हमें क्या है, बाय नेचर ही हमें मिला, इंसान ने नहीं बनाया किसी रिसोर्स को, बाय नेचर हमें मिला है, ठीक है। जैसे मिट्टी है, आपका जल है, क्या हमने बनाया, नहीं, हमने नहीं बनाया, पर्वत है, पठार है, ये सब हमें प्रकृति से मिले हुए हैं। लेकिन मानव क्या कर रहा है, जिसको आपको पता है कोई चीज़ फ्री की मिल जाए तो उसको हम क्या करते हैं, मतलब इतना वो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि पीछे किसी के लिए बच रही है या नहीं बच रही। तो वही बात ये कह रहा है कि जब प्रकृति ने इंसान को, मानव को ये दिया है, लेकिन मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग कर दिया, उन्होंने ये नहीं देखा कि इन फ्यूचर बच रही है नहीं बच रही है, फिर प्रकृति को कितना नुकसान हो रहा है, ठीक है। संसाधन है बट आप लिमिटेड उसको यूज़ करो ना, अगर यूज़ भी करो तो सही तरीके से यूज़ हो, जैसे कल को आप रिसाइकिल कर सको, लेकिन नहीं, आपको पता है मानव सिर्फ स्वार्थी है, तो ये अंधाधुंध इसका उपयोग कर रहा है, जिससे बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही है। आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग, अगर मैं आपको एग्जांपल ही दूँ, अभी सर्दियाँ गई थी, आपको पता है इस बार कितनी कम सर्दी थी, इतनी सर्दी नहीं आई, ना ही बर्फ़ पड़ी, ना ही ओस पड़ी, कुछ नहीं। लेकिन गर्मी देखो आप, मार्च से, अभी मार्च चल रहा है, इससे आधे महीने से पहले इतनी गर्मी स्टार्ट हो गई कि लगा लो बहुत ज़्यादा गर्मी की पंखे का भी कुछ असर नहीं हो रहा है ना। लेकिन कब तक आती थी गर्मी, होली पे भी इतनी सर्दी रहती थी, लेकिन ये सबके ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रखा है। इस बार होली पे नॉर्मल था, हमें सर्दी लग ही नहीं रही थी, क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ गई। ग्लोबल वार्मिंग आपको पता होगा किस तरीके से डे बाय डे हर साल बढ़ती जा रही है, कि इस बार देखना प्लस में जो टेम्परेचर कितना हाई मिलेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको पता है वन हम ज़्यादा काट रहे हैं, जो खनिज है उनका हम इतना ज़्यादा एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, और पेड़ कम लगा रहे हैं, यूज़ हम ज़्यादा कर रहे हैं, तो प्रकृति को तो नुकसान पहुँच रहा है ना। तो जिससे बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। जैसे कि आपको तो कुछ व्यक्तियों के लालच और संसाधनों का लालच ही इतना है, उनको अमीर होने का इतना शौक है कि संसाधनों को उनको क्या करें, उनको परमिट तो मिला हुआ है, संसाधनों क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं ताकि कल को हम उसको यूज़ करेंगे। लेकिन ये तो देखो जिसको अभी ज़रूरत है, फ्यूचर के लिए तो आपने सेव करा, लेकिन अभी
अभी किसको प्रेजेंट में जरूरत है उसको कौन देगा, है ना। तो कुछ लोग लालच में आकर संसाधनों का नुकसान हो रहा है। या नेक्स्ट पॉइंट है संसाधन जो है समाज के कुछ ही लोग के हाथ में रहेगा। जो अमीर हैं वो तो संसाधन खरीदते जाए, लेकिन जो गरीब है उनके पास कुछ आया ही नहीं रहा। तो यानी कि जो समाज है हमारा गरीब और अमीर में बट गया है, यानी अमीरों के पास तो इतना संसाधन और गरीबों के पास जो अभी फिलहाल जीने के लिए भी उनके पास इतना संसाधन नहीं है, ठीक है। संसाधनों का अंधाधुंध शोषण हो रहा है, यानी कि तरीके से हम उसका यूज़ नहीं कर पाए। जैसे वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया, यानी कि जो आपका इकोसिस्टम है आपका किसमें जो आपका इंटरनेशनल लेवल पर क्या हो गया, डिस्टर्ब हो चुका है। जैसे भूमंडलीय तापन है आपका, यानी भूमि पर इतनी गर्मी बढ़ रही है। ओजोन परत का विषय को पता लगा, जो ओजोन परत के अंदर पहले तो छेद था, अंटार्कटिका में पता चला था, लेकिन वो छेद धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो जो आपकी सूरज से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें सीधी धरती पर पहुंच रही हैं, तो जो मनुष्य का वो पता नहीं स्किन को वो कैंसर कर देती हैं। पर्यावरण प्रदूषण इतना हो रहा है, दिल्ली में तो इतना प्रदूषण हो जाता है कि लगा लो कोहरा छाया रहता है, गर्मियों के टाइम में भी इतना कोहरा रहता है, जैसे लगा लो कि धुंध का कोहरा नहीं रहता है, ऐसे बहुत ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण हो उसका। भूमि निम्नीकरण, यानी किस तरीके से भूमि का कटाव होता जा रहा है, एक्चुअल में जो बंजर भूमि होती जा रही है सारी, जो लेकिन जो उपजाऊ भूमि है वो नहीं बच रही है। तो किस वजह से ये सब हो रहा है, ये सारा आज का हम पढ़ने वाले क्रियाकलाप आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ ऐसा समझाने का नहीं है। अब इसे देखो, मानव जीवन की गुणवत्ता है, विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा जरूरी है, ठीक है। और जैसे लगा लो कि एक पिता के क्या है 4 बेटे हैं, ठीक है। एक जो चारों बेटे क्या हैं, जैसे लगा लो बड़े हो गए, तो एक तो लग गया मतलब एक के पास अमीर बन गया, उसके पास पैसे, लेकिन 3 जो हैं वो गरीब रह गए, उनके पास कमाई के साधन नहीं है। तो संसाधन तो चारों को चाहिए ना, तो अब पिता ऐसे थोड़ी करेगा, जो अमीर है उसको सारा दे देगा और 3 बच्चों को नहीं देगा। तो आप समझ लो कि एग्जाम्पल दे रही हूँ किस तरीके से अमीरों में बंटवारा होकर गरीबों में रह गया। लेकिन सरकार क्या चाहती है, अगर 4 एग्जाम्पल है ये, ठीक है, अगर एक पिता के 4 बेटे हैं तो चाहे अमीर गरीब कुछ नहीं, लेकिन संसाधन मनुष्य हैं सारे, लेकिन मनुष्य को तो इक्वली संसाधन चाहिए ना जीवन जीने के लिए, उसमें अमीर गरीब क्या करेगा। तो यही सरकार की पहल है कि मानव जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए, विश्व में शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज के अंदर न्याय संगत, यानी कि न्यायपूर्ण तरीके से जस्टेबल जो है उनका बंटवारा होना चाहिए, वितरण होना चाहिए। यदि कुछ व्यक्तियों के पास ही सारे संसाधन रह जाएंगे तो हमारी जो पृथ्वी भविष्य में खतरे में पड़ जाएगी, ठीक है। अभी कुछ लोगों के पास ही संसाधन रह जाएंगे तो जो हमारी पृथ्वी है वो खतरे में पड़ जाएगी, ठीक है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना जरूरी है। तो इसीलिए सत्य अस्तित्व सही अर्थ में सत पोषणीय विकास का ही किस्सा होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसके 17 गोल हैं वो चलाए गए थे। इसका मतलब था कि कुछ हम ऐसा करें जिससे पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, वर्तमान में जो विकास है ना और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी स्टोर करें, लेकिन वर्तमान में जो उनकी ज़रूरतों को भी पूरा करें, ठीक है। ऐसा चलाया गया था आपका सत पोषणीय विकास। ये आप लिख के ले लो 10th क्लास में, या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सत पोषणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो क्या होता है डेफिनेशन आपको टिप्स पे लर्न करने, बिल्कुल टिप्स पे। सत पोषणीय विकास, आर्थिक विकास का अर्थ होता है कि विकास ऐसा डेवलपमेंट जो आपके एनवायरनमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए, जो हमारे आज के टाइम में वर्तमान विकास की प्रक्रिया और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। अवहेलना का मतलब होता है उनको नुकसान ना पहुंचाएं, हम भी उन संसाधनों का यूज़ करें, फ्यूचर के लिए हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम उसको स्टोर करके रखें ताकि उनको भी दिक्कत ना हो। अब ऐसा एक सम्मेलन हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो, एक जगह का नाम है, ब्राज़ील के अंदर है, रियो डी जेनेरो के अंदर पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था आपका 1992 के अंदर आपका रियो डी जेनेरो के अंदर जो आपका अर्थ समिट हुआ था आपका, तो उसके बारे में हम जानते हैं। कब हुआ था ये आपका जून 1992 में हुआ था। इसमें 100 से भी अधिक जितने भी राष्ट्र के जो अध्यक्ष थे ना वो सारे के सारे थे, 100 से अधिक आपके और कंट्रीज़ के आपके। और ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में फर्स्ट था ये आपको जो इंटरनेशनल अर्थ समिट था, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित इकट्ठे हुए थे वहाँ पर। सम्मेलन का जो आयोजन है वो ग्लोबल यानी विश्व स्तर पर उभरते, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पर आपका उभरते जो पर्यावरण संरक्षण, किस तरीके से हम पर्यावरण को एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सकते हैं, जितने भी सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम कर सकते हैं, यानी कि सामाजिक समाज का और आर्थिक रूप से हम विकास कर सकते हैं। इन सबका समस्याएं जो थी उनका हल ढूंढना था। कम से कम 100 जो कंट्री हैं उन सबके मेंबर जो राष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं वो सारे आए थे। क्या पता कुछ ना कुछ ऐसा हल निकल जाए आपका। जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम होती है हम क्या करते हैं, जैसे परिवार में फैमिली में कोई प्रॉब्लम होगी तो क्या करते हैं, पूरी जो फैमिली वो इकट्ठी हो जाएगी। फिर ठीक है, जैसे लगा 10 मेंबर सारे के सारे इकट्ठे हो गए आपके पूरे फैमिली के 10 लोग, फिर वो जो प्रॉब्लम है वो एक बताता है कि ये प्रॉब्लम, फिर 10 के 10 लोग विचार लगा, पता नहीं 10 लोग हैं 10 दिमाग होंगे तो यानी कुछ ना कुछ विचार तो निकल के आए, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आएगी, क्या पता सोल्यूशन ही हो जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से जब पता चला कि पर्यावरण किसी किसी नुकसान पहुंचा जाए तो पूरे वर्ल्ड से 100 ऐसी कंट्री हैं जिनके राष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं वो सारे के सारे यहाँ ब्राज़ील के अंदर एक जगह पर आए, वहाँ उनकी बैठक हुई जिसे हम सम्मेलन कहते हैं। तो वहाँ उन सबके सामने एक समस्या रखी गई थी किस तरीके से हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं या सामाजिक
सामाजिक आर्थिक विकास कर सकते हैं, इन सबकी समस्याओं का हल हमें ढूंढना है। तो इतने लोग बैठे हैं, इतने विचार हैं, तो क्या पता कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। तो इसलिए ऐसा सबमिट किया गया था। कब किया गया? 1992 के अंदर किया गया था, जून 1992 के अंदर। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि सम्मेलन में जो एकत्रित जितने भी नेता थे, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन, किस किस बारे में बात हुई थी, किस तरीके से जो भूमंडल जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज हो रहा है आपका। ठीक, क्लाइमेट क्या होता है आपको पता होगा, जलवायु और मौसम में अंतर क्या होता है। मौसम होता है, आपको पता है मौसम डेली बदलता रहता है, कभी बारिश है, कभी गर्मी है, कभी आपके बादल छा जाते हैं, ये मौसम। लेकिन जलवायु कुछ काफ़ी सालों तक एक सी ही परिस्थिति उस वातावरण में बनी रहना, वो जलवायु कहते हैं। लेकिन मौसम डेली चेंज होता है, जलवायु बहुत से सालों में जाके चेंज होता है। अब हम उसको कैटेगराइज करते हैं कि यहाँ की जलवायु है, जैसे अमेरिका की जलवायु ऐसी है, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है, इस तरीके से हम उसको कैटेगराइज कर देते हैं। ठीक है, तो जो इस बारे में सब बात होती है, क्लाइमेट किस तरीके से चेंज हो रहा है, यानी कि सर्दी कम हो रही है, आपकी गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो रखी है, जैविक विविधता, बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात हुई। तो घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए सभी ने। और रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांत यानी फॉरेस्ट प्रिंसिपल पर सहमति जताई कि 21वीं सदी में जब आपका 21st जो सेंचुरी होगी उसके अंदर शत-पोषण विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति दिया। अब एजेंडा 21 क्या है वो हम जानते हैं। 21 यानी कि 21वीं सदी के लिए ऐसा एजेंडा बना देना कि आने वाली 21 सदी के अंदर ये कार्य करेंगे, ये नहीं करेंगे, लोग को इस तरीके से जागरूक करेंगे, ये सारा बात इसके अंदर थी। तो यह घोषणा थी कि जिसमें 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो के अंदर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन यानी UNCED के तत्वावधान यानी राष्ट्र के जितने भी अध्यक्ष हैं उन्हें सभी स्वीकृति दे दी गई। इसका उद्देश्य था कि भूमंडल पर शत-पोषण विकास हासिल करना है हमें। यह एक कार्यसूची जिसका उद्देश्य होता है समान हित, यानी हर किसी के इंसान के समान हित हों, आवश्यकताओं को हम पूरा करें, जिम्मेदारी के अनुसार विश्व सहयोग के लिए पर्यावरण क्षति, गरीबी से निपटे हम, रोगों से निपटे हम। ठीक है, तो एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही था कि प्रत्येक स्थानीय निकाय स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करने, किस तरीके से लोगों को हम एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करवा सकें। तो ये सारा एजेंडा 21 था। ठीक है, अब इससे आगे जानते हैं हम संसाधन नियोजन क्या होते हैं। देखो कोई भी कार्य है, कोई भी चीज़ हमारे पास, उसका नियोजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तभी हम उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर पाते हैं। तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग के लिए एक नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, यानी कि हर चीज़ में डाइवर्सिटी है यहाँ पर, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किस तरीके से हर इंसान में समान वितरण किया जाए संसाधनों का। तो यहाँ ऐसे प्रदेश, ऐसे स्टेट भी हैं जहाँ एक तरह से तो संसाधन इतने ज़्यादा प्रचुरता होते हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन दूसरी जगह संसाधनों की कमी है। ठीक है, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज, जहाँ पे कुछ स्टेट ऐसे जैसे वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन इंडिया का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इंडिया के जितने भी लोग हैं सब में समान वितरण तो होना चाहिए ना संसाधन का। तो कुछ ऐसे, ये तो मैंने आपको करवा दिया है। देखो कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर है, यानी खुद से अपना जो सारा काम चला लेंगे, उनको किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं। कुछ ऐसे प्रदेश में जो महत्वपूर्ण संसाधनों की कमी भी है, लेकिन हमें ये कहना है समान वितरण करना। जैसे एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, झारखंड है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब में खनिज कोयले बहुत ज़्यादा प्रचुर भंडार है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन यहाँ आपका इन स्टेट्स में खनिज है तो इस स्टेट में आपका जल संसाधन है, लेकिन परंतु मूल विकास की कमी है। लेकिन फिर भी इनमें डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि उन संसाधनों को हम एक्सट्रैक्ट करके उनका वितरण कर सकें। ठीक है, तो देखिएगा राजस्थान में क्या है, पवन और सौर ऊर्जा, लेकिन वहाँ पर क्या आपको पता होगा राजस्थान में जल की कमी है, पानी की कमी है, तो वहाँ पर जल संसाधन की कमी है। लेकिन हमें ये करना है, सबको इक्वली रखना है, क्योंकि यहाँ पर पवन सौर ऊर्जा है तो दूसरे स्टेट को हम ये पहुँचा दें, दूसरे स्टेट से जो संसाधन रिसोर्सेज उनको हम इसमें पहुँचाए, तो यानी कि हर स्टेट अपने अच्छे तरीके से काम कर सके। तो ऐसा हमें करना चाहिए। जैसे लद्दाख का शीत मरुस्थल, आपको पता है कि इंडिया का जो फर्स्ट जो आपका शीत यानी कि जो ठंडा जो मरुस्थल है आपका कोल्ड डेजर्ट जो है वो आपका लद्दाख के अंदर है। जैसे गर्म का डेजर्ट है वो आपका कहाँ है, या राजस्थान के अंदर। इस तरीके से यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है आपका लद्दाख। आपको पता है हाल ही में ये यूटी बना है आपका जम्मू कश्मीर से अलग होकर। इसमें आधारभूत संरचना कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है, इसलिए राष्ट्रीय प्रांतीय यानी नेशनल है, प्रांतीय आपका स्टेट के आधार पर प्रादेशिक आपका स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधनों का नियोजन। संसाधन नियोजन यानी इस तरीके से हम उनको नियोजन करें ताकि हर मनुष्य में समान उसका वितरण कर सकें। अब संसाधनों का नियोजन कैसे करेंगे, भारत के अंदर कैसे किया गया, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बात है आपकी। संसाधन नियोजन जटिल प्रक्रिया है बहुत ज़्यादा, जिसमें निम्नलिखित सोपान है। सोपान यानी कुछ एक आपके क्या है लेवल्स हैं, उनको हमें जानना है। फर्स्ट आपका देश में जो विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करनी पड़ेगी। पहले तो आपको किस स्टेट के अंदर क्या क्या संसाधन है, फिर देखना पड़ेगा किस स्टेट के अंदर किसकी संसाधन की कमी है, फिर देखना पड़ेगा कि उस स्टेट को हमें कितना संसाधन देना, फिर उस स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट में हमें क्या संसाधन देना। यानी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है ये, लेकिन फिर भी हम करेंगे। तो सबसे पहले तो आप तालिका बना लो, उसका इंडेक्स बना लो। इस कार्यों में क्षेत्रीय सर्वेक्षण यानी कि स्टेट लेवल पर उनका सर्वेक्षण किया जाएगा। ठीक है,
और मानचित्र बनाया जाएगा। संसाधनों की गुणात्मकता देखी जाएगी, कितनी मात्रा में है और क्या उनकी गुणात्मकता, इन सबका अनुमान और मापन किया जाएगा, तभी तो हम बंटवारा कर पाएंगे। फिर आगे है संसाधन विकास जो है, योजनाएं लागू के लिए कम से कम प्रौद्योगिकी है, स्किल है, वो डेवलपमेंट करने में कुछ ना कुछ संस्थाएं हमें बनानी पड़ेंगी जो हर तरीके से संसाधनों का वितरण कर सकें। संसाधन विकास योजना को राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित किया जाएगा। अब इससे आगे स्वाधीनता के बाद, स्वाधीनता यानी खुद का स्वाधीनता मैं बताती हूँ आपको। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन योजना के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना, पहले जो पंचवर्षीय योजना 1950 में आई थी आपकी, 1951 से लेके 1956 में जो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना थी आपकी, इसके अंदर आपको पता है टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई थी, 5 साल की एक योजना होती थी। उसके अंदर फर्स्ट वाले के अंदर संसाधन नियोजन के प्रयास किए गए थे, ठीक है। अब इससे आगे किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से विकास संभव नहीं है। कहने का मतलब है कि हमें अगर संसाधनों का वितरण अच्छे से करना है तो हमें बहुत कुछ इसमें डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, तब जाके हर मनुष्य को हम संतुष्ट कर सकते हैं और उसकी उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सकते हैं। देश में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा संसाधन है, समृद्ध हैं, लेकिन आर्थिक रूप से जैसे लगा लो कोयला वगैरह ज़्यादा है, पेट्रोलियम ज़्यादा, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो उनको क्या कर सके, उनको प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो आर्थिक रूप से वो समृद्ध नहीं है। तो इसके विपरीत कुछ ऐसे पड़ते हैं जहाँ संसाधनों की कमी है लेकिन उनके पास पैसे ज़्यादा। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूँगी, ठीक है, वैसे एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। जैसे कि साउथ में आपके बहुत ज़्यादा संसाधन है, वहाँ के जो स्टेट है, गवर्नमेंट है, उसके पास भी बहुत ज़्यादा पैसा था, वो उनको एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, उनमें पैसा बहुत लग जाता है। जैसे कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, ठीक है, उनके पास क्या है, लगा लो एग्जाम्पल दे रही हूँ, कुछ पैसों की कमी है लेकिन संसाधन ज़्यादा हैं। अब पैसों की कमी है तो बिना पैसों के वो कैसे मजदूरी लगा कर वो क्या करेंगे, उन संसाधनों कैसे निकालेंगे। तो ऐसा सरकारों को कदम उठाना चाहिए कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े उनको इतना पैसा दिया जाए कि वो संसाधनों को क्या कर सके, एक्सट्रैक्ट कर सके, निकाल सकें, फिर बाद में उनको यूज़ कर सके, ठीक है। अब उपनिवेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। ये आप देखें, क्या आप संसाधन संपन्न परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े और संसाधन विहीन परंतु आर्थिक रूप से विकसित प्रदेशों के नाम बता सकते हैं। कुछ आपको ऐसे स्टेट के नाम बताएं जिनके पास रिसोर्सेज हैं बट रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन कुछ स्टेट आपको ऐसे बताएंगे कि पास पैसा है बट उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। स्टेट कैसे आपको लिस्ट बनाने हैं। अब उपनिवेशन के बारे में हम जानते हैं। उपनिवेश क्या होता है, इसका इतिहास हमें बताता है। उपनिवेश होता है जैसे इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स ने अपने से कॉलोनी बना रखा था, भारत को कॉलोनी बनाया यानी उपनिवेश बना रखा था, यानी उनका अधिकार इस पर था, उसे उपनिवेश कहते हैं, ठीक है, यानी हम किसी के अंडर में थे। संसाधन संपन्न प्रदेश है। विदेशों के आक्रमण हुए हैं, आपको पता है कि भारत पहले सोने की चिड़िया थी, फिर बाद में किस तरीके से विदेशी यहाँ पर आए, सोना सब कुछ लूट कर ले गए। तो एक सेकेंड, क्या था लास्ट में, विदेशी आक्रमणकारी जितने भी आए थे उनके लिए प्रमुख आकर्षण था भारत, क्योंकि यहाँ पे जलवायु बहुत अच्छी थी, आपको पता ना, मिर्च मसाले बहुत अच्छे थे, यहाँ पर आपके सोना, गहने, आभूषण, पैसा बहुत ज़्यादा था। तो बहुत से जो विदेश हैं वो आकर्षित होकर यहाँ आए। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे यानी किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की हेल्प से उपनिवेशों के संसाधनों शोषण किया। जैसे ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यहाँ पर अपनी कंपनीज एस्टेब्लिशमेंट कर ली और फिर यहाँ से किस तरीके से जो चीज़ है लगा लो, जैसे कपास है, यहीं से निकलवा कर, यहीं से जो खेत किसान है वो सो उगाते, यहीं से उनको एक्सट्रैक्ट कर फिर कंपनी में ले जाकर उनको क्या करता है, उनको रिसाइकल नहीं सॉरी उनको कुछ ना कुछ बनाकर उसको डबल या ट्रिपल जो पैसों में क्या करते हैं विदेशों में बेचते हैं, मुनाफा तो उनको हुआ ना। इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की हेल्प से संसाधनों का शोषण किया है, यानी अंधाधुन उनकी कटाई की है, उनको यूज़ किया है। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ का जो प्रौद्योगिकी विकास, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, और संस्थागत परिवर्तन किए जाएँ। उपनिवेशन के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सबका अनुभव किया। ये आपको पता है किस तरह ब्रिटिशर्स ने हमें कितना टॉर्चर किया था, यानी कि हमसे ही यहीं से कपास लेकर हमें ही उनके पैसे, उनके मतलब कपड़ों को बनाकर, हाथों के कपड़ों के जो बुनाई करते हैं ना, वो क्या है, उनमें टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। हमारे यहाँ कहता है हैंडीक्राफ्ट ज़्यादा था, हाथों से लोग बनाते, उनमें टाइम ज़्यादा लगता, पैसा ज़्यादा लगता। लेकिन ब्रिटिशर्स ने सूती कपड़े इतने सस्ते कर दिए और उन्हीं कपास का सस्ते कर दिए कि वो ज़्यादा बिकने लग गया। अब हमें लगा लो, हम किसी दुकान पर जाते हैं, हमें कपड़ा दिखाया जाता है, हमें कपड़ा चाहिए, जैसे लगा लो हमें कुछ टी शर्ट चाहिए, कपड़ा दिखाया जाता है, हमें एक दे दी 300 के, एक दे दी 500 के, वो कहेगा ये हाथ से, वो नहीं ये मशीन से। हमें हाथ से मशीन से मतलब नहीं, हमें तो पसंद आनी चाहिए, हम तो सस्ती लेंगे ना। तो इस तरीके से उनका ज़्यादा मुनाफा होता रहेगा, जो हाथ से हथकरघा थे उनका नुकसान होता है। तो किस तरीके से ये सब तो हम झेल चुके हैं, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। अतः भारत में विकास जो सामान्यतः संसाधन विकास लोगों के मुख्य संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं था, ठीक है। ये सारा आप देख लीजिएगा। अब इसे किस तरीके से हम इसको रिजर्व कर सकते हैं, ये मेन बात है आपकी। इससे संसाधन किसी भी तरह से विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते किसी चीज़ को डेवलप करने के लिए, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपयोग करना, यानी कि विवेक से उपयोग ना करना, उपयोग के कारण कई सामाजिक आर्थिक पर्यावरण समस्या पैदा कर देंगे। जैसे लगा लो कि हमें कहीं से गैस निकालने, तो गैस हमने इस तरीके से निकाली कि गैस का वहाँ पर रिसाव हो गया, गैस को हम अच्छे से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए, हमारे अंदर नॉलेज कम थी, गैस का रिसाव हो गया, वातावरण प्रदूषित हो गया, तो वहाँ के लोग की समस्याएं भी उत्पन्न होगी, सांस लेने में दिक्कत होने लगी। मैं समस्याओं से बचाव के लिए, हमें समस्या से
से बचाव करें, संसाधन का संरक्षण बहुत ज़्यादा जरूरी है कि पास्ट में हम जितने भी संसाधनों का संरक्षण से बहुत से नेता चिंतकों की चिंता का विषय बने। जैसे गांधी जी ने एक बात कही थी कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन किसी की पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं। होप से समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर व्यवस्थित, यानी कि आपका व्यवस्थित तरीके से आपका संसाधन संरक्षण की जो वकालत है, यानी 1968 के अंदर क्लोब ऑफ रोम ने की थी। ठीक है, उन्होंने 1974 के अंदर शुमेसर ने अपनी, शुमेसर किसी का नाम है, उसने अपनी पुस्तक के अंदर क्या स्मॉल इज ब्यूटीफुल में एक गांधी जी का जो विचार है ना, इसको इन्होंने इसमें पुनरावृत्ति किया था, यानी दोबारा से इसके अंदर पब्लिश किया था। फिर 1987 के अंदर ब्रूट्स जो लैंड है आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर, यानी ग्लोबल लेवल पर आपके संसाधन संरक्षण को क्या क्या योगदान दिया गया, यानी कि पूरे वर्ल्ड ने सोचा कि हाँ हमें संसाधन का संरक्षण करना पड़ेगा। तो ये आपके सामने है कि आपको याद रखना है कि 43 जो आपके भूमि का टुकड़ा है, लगा पूरी पृथ्वी है, उसको 100% आपकी ज़मीन है, तो उसमें से 43 भाग पे तो आपके मैदान हैं, लाइक आपके प्लेन्स हैं। ठीक है, जो आपके पर्वत आपके माउंटेन्स हैं वो आपके 30% है, पठार जो आपके प्लेटू हैं वो आपके 27% है। ठीक है, अब इससे आगे कुछ आपके सामने कंपेरिजन दे रखा है। ये 1960-61 में किस तरह से ज़मीन का वितरण था, वो 2014-15 में किस तरह की ज़मीन का वितरण हो गया है, अगर 100% एक ज़मीन को माना जाए तो ये आप सारा का सारा दे रखा आपके सामने। इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको ज़रूर देख लीजिए, कंपेरिजन आप कर लीजिएगा। अब इससे आगे है भू उपयोग। तो वीडियो 34 मिनट्स की हो चुकी है। होप सो, आई नो बच्चे इतना ही देखना पसंद करते हैं। अगर मैं 1 आवर की वीडियो बनाऊंगी तो बच्चे नहीं देखेंगे, क्योंकि बच्चों का आपको पता ना इंटरेस्ट कम हो जाता है, उनको भी हाफ में पढ़ना पसंद है। तो आज की इस वीडियो को मैं इतना ही रखती हूँ। इससे आगे मैं आपको भू उपयोग, भूमि के उपयोग, जो मृदा के बारे में है, मिट्टी के बारे में है, वो सारा का सारा आप देखिएगा, वो सारा का सारा मैं आपको समझाऊंगी। कितनी मिट्टी, किस तरीके से इंडिया को इतनी मिट्टी के अंदर डिवाइड कर रखा है, ये सारा का सारा मैप मैं आपको समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ये आपका पार्ट 1 रहेगा, जिसके अंदर मैंने क्लास 10 की जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है उसको मैंने स्टार्ट किया। इससे पहले मैं क्लास 6 की एनसीईआरटी पे अपलोड कर चुकी हूँ, उसकी प्लेलिस्ट आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। और जीएस बाय विनीता मैम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जितने भी बच्चे अभी क्लास 9 के एग्जाम देके अभी एक रिजल्ट नहीं आया है, क्लास 10 में हो जाएंगे, तो प्लीज़ आप उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस तरीके से हर क्लास की एनसीईआरटी मैं आपके सामने लेके आते रहूँगी। ये बात आप माइंड में सेट कर लो कि एनसीईआरटी के बिना कुछ भी नहीं। आप कितने भी एग्जाम, कितने भी पेपर, ये आपके टेस्ट पेपर खरीद के पढ़ लो, लेकिन बेस हर किसी का एनसीईआरटी रहना। अगर आप किसी के क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन भी लगाना है तो आप एनसीईआरटी के बेस पे ऑब्जेक्शन लगाओगे उसका, है ना। तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।